हम लोग एक बार अपने प्रश्न को फिर से रिपीट कीजिए। फिर से दोहराना है। हाँ, प्रश्न को फिर से पूछिए। मेडिटेशन करते करते क्या हो रहा है कि एक डिटेचमेंट हो जा रहा है थॉट्स के प्रति और बॉडी के प्रति और इमोशन के प्रति। लगता है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। तो उससे क्या है कि कोई भी मेरा जो भी गोल है भौतिक जीवन में, तो यहाँ जो भी मैंने गोल सेट किया है उसको अचीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो उसके बारे में सोचने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लगता है जिससे हम सोच रहे हैं जो थॉट्स के साथ, वो थॉट तो हम है नहीं, है ना। ऐसा होता है। ऐसे एक्शन लेने में भी थोड़ा थोड़ा अलग फील होता है। लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। ये बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन जो भी करेंगे उसे ये अनुभव में आएगा ही कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं है, विचार नहीं है, इन सब से अलग हैं। ठीक है। यह आपका शरीर, मन एक व्हीकल की तरह है। जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, एक साधन की तरह है। जीवन में जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है ना। ये शरीर है, मन है, इसका साधन की तरह उपयोग कर लेना है। मेडिटेशन का तो उद्देश्य ही यही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है, तकलीफ है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, वह तादात्म्य के कारण है, अटैचमेंट के कारण है। तो इसका स्वाभाविक परिणाम है ध्यान का, मेडिटेशन का, कि आप इन सब से डिटैच्ड खुद को महसूस करेंगे। तो आपने जो समस्या की बात की है वह समस्या नहीं है। थोड़ा समय और गुजर जाने दीजिए। धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। वह जो आपको एक लैगिंग जैसा महसूस हो रहा है, वह जो एक फोर्स भीतर से नहीं मिल रहा है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो बेचैनी पहले होती थी, वह अभी नहीं महसूस हो रही है। यह धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे और मेरे देखे और ज्यादा एफिशिएंटली आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है। ये अच्छा है ना। ये अच्छा है, इसको अहोभाव के साथ स्वीकार करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। ठीक है विनोद। हाँ, ठीक। और एक चीज और, हाँ। कि क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट डे कोई भी हैबिट या फिर कोई भी गोल के प्रति हम लोग जितना मोटिवेटेड रहते हैं, दिन बीतते बीतते हम लोग उसके प्रति उतना मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। तो कैसे अचीव होने तक, मतलब कैसे हम लोग उसके प्रति मोटिवेटेड रहें जिसके प्रति हम लोग ज्यादा एक्शन ले सकें। तो आप जीवन में सफल होने का राज खोज रहे हैं। हाँ। इस संदर्भ में सैकड़ों पुस्तकें आपको मिलेंगी, सैकड़ों बातें मिलेंगी। ठीक है। चलो उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जीवन में कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो पहले क्या चीज चाहिए? आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। कोई भी उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसे किस चरण में कैसे आपको प्राप्त करना है, कैसे चलना है, डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वह है आपके आईक्यू का। आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सुने आईक्यू के बारे में? हाँ। इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है। अगर इंटेलिजेंस कोसेंट जो है 100 या उसके ऊपर है, तो आप अच्छे से अपना जो उद्देश्य है उसका एनालिसिस कर सकेंगे
चुनाव कर सकेंगे और उसके लिए आप प्रयत्न कर सकेंगे। अगर 100 से कम है तो आपको सहयोग लेने की आवश्यकता है। आपको अपने मित्रों से, जिनका की IQ अच्छा है, अपने उद्देश्य को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आप चर्चा करें, पूछें, सहयोग लें और अपने उद्देश्य का निर्धारण करें और आगे बढ़ें। इसमें दूसरा पार्ट आता है आपके EQ का। अगर आपका उद्देश्य वृहत है और लोगों से आपको सहयोग लेने की आवश्यकता है, तो आपको इमोशनली कोशेंट जो है, आपका इमोशनल कोशेंट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इमोशनल कोशेंट का मतलब है कोई बहुत इमोशनल है वो नहीं, कि थोड़ी सी कोई बात हुई और आंखों से आंसू बहने लग गया, इसकी बात नहीं है। कि रोंदू बच्चे हैं आप, थोड़ा सा प्रेशर के आया बस अब रोने बैठ गए, ऐसा नहीं। परिस्थिति विशेष में जिनसे भी आप संबंधित होते हैं, आप उनके इमोशंस को समझते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, जो ऊपर नीचे हो रहा है आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आया तो एकदम गुस्सा को आपको एक्सप्रेस कर दिए, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आपने इस खुशी का जो भाव है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशंसा कर दिए और उसने आपसे जहां कहीं भी दस्तक मांगे आपने दस्तखत कर दिए, है ना। तो आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अपना और दूसरों को भी, जिससे आप सहयोग लेते हैं, दूसरे के साथ काम मिलके करते हैं, उनकी भावनाओं को आप कितना समझते हैं। ये इमोशनल कोशेंट भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। मूर्खता के स्तर पर होगा तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तीसरा एक तो हाँ। पॉइंट आता है PQ। आप कोई भी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज चाहिए, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब निरंतरता। आपको निरंतर उसमें लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है परजीवरेंस, शायद यही कहते हैं, वह है दृढ़ता। दृढ़ता के साथ लगे रहना पड़ेगा। जैसे वह तुम्हें चाहिए तो चाहिए, मिलेगा कैसे नहीं, ठीक है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मुझे प्राप्त करना है वह प्राप्त होगा ही होगा, क्यों नहीं। और तीसरा भैया पेशेंस। परसिस्टेंस के ऊपर में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करिए। हम विस्तार से ही चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें, सुने। दृढ़ता के साथ आप जुड़े, ठीक है। अपने उद्देश्य के प्रति खूब जागरूक रहें। एक तो निरंतर अपने उद्देश्य के लिए लगे रहें, दूसरा दृढ़ता के साथ रहें, और तीसरा प्रतीक्षा करें। ये तीन चीज चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, थोड़े दिन प्रयोग किए, प्रयास किए, उसके बाद फिर छोड़ दिए, या रुक रुक करके प्रयास कर रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, उनका निरंतरता जो है ना, खंड खंड में है। और किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, कोई दृढ़ता नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। फिर उसी तरह से कोई प्रतीक्षा नहीं है, अभी क्यों नहीं मिला, अभी क्यों नहीं। हर चीज का एक समय होता है, किसी भी चीज का, है ना। कोई भी कार्य को पूरा करते हैं तो ऐसा नहीं कि अभी किए और अभी आ गया। तो वो सारा चीज एनालिसिस करने की आवश्यकता है, किसको कितना समय लगता है, ठीक है। एक फसल लगाए वो 3 महीने में हो जाता है, लेकिन आम का वृक्ष लगाएंगे वर्षों लगेंगे उसका फल आने में। तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा अपने उद्देश्य के हिसाब से।
एंड तीसरा चीज है, सबसे अतीसरा कहते हैं, चौथा चीज है आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन। एक है कि आप थोड़ा अपने स्वयं के साथ जुड़े, अपना आप विश्लेषण करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय शब्द बहुत कठिन पड़ता है, तो आप ऐसा सोचें कि आप अकेले थोड़ा घूमे फिरें। घूमे फिरे मतलब अपने अकेले के साथ, ऐसा नहीं कि मॉल चले गए, बाजार चले गए, या कान में आप ईयरफोन लगा लिए गाना सुन रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। छोड़ दे, कुछ ना सुने, मैं कुछ किसी और को नहीं सुने, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो। अपने साथ आप आधे घंटे 1 घंटे का समय निकालें, ताकि आप अपने किए हुए कृत्यों को फिर से पुनर्विचार कर सकें। और ये बहुत आवश्यक है। ऐसा आप चलेंगे अकेले तो ऐसा नहीं है कि आपका मन में कोई विचार नहीं चलेगा। चलेगा, कौन से विचार चलेगा? जिसको आपने जिया है, जो आप करना चाहते हैं। एक इंस्पेक्शन चलेगा आपका अतीत के साथ और भविष्य के साथ। उसमें बहुत सारी व्यर्थ की चीजें भी सामने आएगी कि इसमें आपका मन उलझा हुआ, नहीं उलझा हुआ। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा शार्पनिंग होगा। जो व्यर्थ की चीजें हैं वो आपको दिखाई पड़ेगी, उन्हें छोड़ने में सुविधा होगी, आप और ज्यादा निखर जाएंगे। और उसी का स्पिरिचुअल क्वेश्चन में एक एस्पेक्ट है कि आप वर्ल्ड के साथ, अस्तित्व के साथ कनेक्ट हो। आप आकाश के साथ कनेक्ट हो, वृक्षों के साथ कनेक्ट हो, है ना, लोगों के साथ कनेक्ट हो, कहीं जा रहे हैं, है ना, दूसरे के साथ कनेक्ट होने का प्रयत्न करें। ठीक है, ऐसा कनेक्शंस जिसमें आपको रिटर्न में कोई फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न में आपको कुछ फायदा मिलेगा। जस्ट कनेक्ट हुए। ये बात मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि इसको आप कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि जितनी भी बातें मैं इसमें कहूंगा वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेके चले जाएगा। शब्दों से उसे पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कहीं पर किसी कुत्ते को पत्थर मार रहा है, या किसी गाय को डंडा मार रहा है, तो आप उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्यों मारते हो उसे, कुछ तुम्हें क्या फायदा, आखिर उसको भी तो चोट लगेगा, तुम्हें भी चोट लगेगा, तुम्हें भी बुरा लगेगा बाद में। तो उसे के साथ कम्युनिकेशन करें और बताएं। इसमें आपको कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और उसको कुछ बातें आप बता रहे हैं। या कोई बेगर्स वगैरह जा रहा है, आप उससे कुछ बातें कर लिए, कुछ हेल्प कर दिए, और आप चले गए। आपको भी नहीं पता है कि आपने किसको हेल्प किया, ठीक है, रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। तो ये 6 बातें अगर आप ख्याल में रखेंगे तो आप अपने उद्देश्य को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, और जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा लेंगे। ठीक है। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? या इस संदर्भ में किसी को कुछ और कहना हो तो कह सकते हैं। ओके। इसमें एक पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं। हाँ प्लीज। जैसे कि एनएलपी का जो प्रोग्राम किए थे, तो उसमें एक पॉइंट था कि हर आदमी के जीवन में अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। कोई
धन कमाना चाहता है, कोई पद कमाना चाहता है, कुछ जो भी है। तो हम लोगों का अगर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी जरूरतें हैं, अगर मान लीजिए कि अगर अगर किसी से पूछा जाए कि तुम क्या करना, कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो अगर वो बोलता है कि हमको 500 करोड़ रुपए कमाना है, तो अस्तित्व उसको 500 करोड़ रुपए विदाउट पर्पस नहीं देगी। उसके लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ, वो 500 करोड़ रुपए उसको क्यों चाहिए। से सपोज कि हमको 1,000 स्कूल खोलने हैं, 5,000 ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने हैं, तो जाके अस्तित्व उसके गोल में हेल्प करती है। अगर केवल 500 करोड़ चाहिए मकान बनाने के लिए या अपने कुर्सी अपने घर को चलाने के लिए, तो अस्तित्व उसमें उसका हेल्प नहीं करती है। ऐसा मतलब एनएलपी में एक पॉइंट था डिस्कशन का। तो हमारा उद्देश्य मतलब जैसे आपने एक पॉइंट पे यहाँ कहा कि अ, परिस्थिति विशेष वाला point जो था, इमोशनल क्वेश्चन पे, तो मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो एक वो भी फैक्टर है कि हम चाहते क्या हैं अपने जीवन में पाना। तो इसके हिसाब से रिसोर्सेज एग्जिस्टेंस हम लोगों को देती है। तो ये मतलब उद्देश्य प्राप्ति का पॉइंट नहीं होके दूसरा मतलब वर्टिकल है, ये चुनाव और प्रक्रिया की बात है। ये मेरी समझ से आईक्यू में ये आ गया है ना, जिसका जो आईक्यू है 100 या उसके ऊपर है, औसत या थोड़ा ऊपर, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, ये चुनाव की बात है, क्या आप करना चाहते हैं ना। वो अगर आप में उतनी समझदारी है तो आपका जो चुनाव है उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, अपने उद्देश्य का जो चुनाव करते हैं उसके उद्देश्य को आप और अच्छे से विश्लेषण कर लें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है। तो भैया एक एक प्रश्न है कि कोई भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये छहों चीज का पैरेलली चलना जरूरी होता है, या फिर हम लोग कभी कभी होता है कि कुछ छूटता है, कुछ पकड़ में आता है। तो ये छह चीज पैरेलल चलना मतलब ये पैरेलल एक्चुअली छह छह चीज चीज चलेगा नहीं तभी है, जाके हम उद्देश्य को। 6 चीज नहीं है, 6,000 चीजें हो सकती है। ये मोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी हाँ, ये बातें मतलब हैं। जी। इसके अलावा और हजारों चीजें हो सकती है। हमने मोटे मोटे फ्रेम बना दिए है ना। आई क्यू अच्छा होना चाहिए, ई क्यू अच्छा होना चाहिए, पी क्यू अच्छा होना चाहिए, एस क्यू अच्छा होना चाहिए। ये अगर है तो अपने लक्ष्य को आप मैनेज कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कीजिएगा, आधा दूर कीजिएगा, फिर आप छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा किसी से प्रभावित हो जाइएगा, वो कुछ बोलेगा करिएगा। अब भी आप किसी से लड़ करके आए हैं तो एकदम आप आईपीएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचेंगे, है ना। 2-4 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद सारा बुखार उतर जाएगा, है ना। तो जब हम लोग वो जैसे जब हम थोड़ा थोड़ा जब आप मैट्रिक जब 8-9 में थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें फर्स्ट होना सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, तो उस समय ये सारे पॉइंट्स पता नहीं था कि ये सारे पॉइंट्स चाहिए। लेकिन उस समय हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए, और अब हर चीज पता होने के बाद उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बड़ा टफ होता है। वो चीज जानकारी है, लेकिन वो चीज तो अभी जो हम बात कर मतलब रहे हैं, हम अभी जिस उम्र के पड़ाव में है, जो हमारे सामने चीजें हैं, जैसा जीवन हमको जीना है, उसके लिए हमने कुछ बातें आपके साथ में शेयर किए हैं कि अब जो है कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, और आपका आईक्यू कितना है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो साइट्स बहुत सारे हैं इंटरनेट पे,
आप आईक्यू टेस्ट करके आप टाइप कीजिए और देख लीजिए, और 2-4 ठो टेस्ट आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए कि आप अपने उद्देश्य को आप खुद चुन। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, है ना, तो पता चल जाएगा कि आप किस घर में गिरते हैं, और फिर उस हिसाब से थोड़ा सा हेल्प ले लेना है अगर ज़रूरत है। नहीं ज़रूरत है तो फिर ठीक है, आगे बढ़िए, इमोशनली थोड़ा सा चलिए। कितने लोग यहाँ पर हैं जो रो लेते हैं, नहीं रो पाते हैं? कितने लोग हैं किनके आंसू गिरते हैं, किसी के नहीं गिरते हैं? हम नहीं रो पाते। रो लोग नहीं पाते रो हैं, रो पाते, पाते रो पाते हैं। और रो कौन पाते कौन रो हैं, पाता है? रो पाते हैं सर। रो पाते हैं, अभी हम लोग तो बहुत ज्यादा ही रोते हैं। रोते ही रहते हैं। और मुनमुन रोती है, जरूरत के अनुसार। खूब रोते हैं। खूब रोते हैं। और चंदन? या सर, अकेले में बहुत रोते हैं। अकेले में रो लेते हैं। और एक आदमी है जिसको कि दर्द नहीं होता। क्या मर्द को दर्द नहीं होते हैं? नहीं रो पाते। रोना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर रोना बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, अगर रोना आए तो रोकना भी नहीं है, रो लेना। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो फिर मेरा प्रश्न है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है सर। आप लोग जब ध्यान कराते हैं तो एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, मरो है जोगी मरो। इसका क्या अर्थ है? आप लोग किस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं? ध्यान को मरना क्यों कहते हैं ओशो? और मृत्यु के समय ध्यान की क्या उपयोगिता है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरि दीठा। ये गोरखनाथ जी का है। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब भेटियो पूरन परमानंद। इस तरह से सभी संत मरने की बात करते हैं, लेकिन ये मरने की बात ऐसा नहीं, सुसाइड की बात नहीं कर रहे हैं। यहां जब मरने की बात करते हैं तो ये बाहर के प्रति मर जाने की बात करते हैं, संसार के प्रति मर जाने की बात करते हैं, वृत्तियों के प्रति मर जाने की बात करते हैं। पता है, पतंजलि योग सूत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो पहला सूत्र बोलते हैं अथ योगानुशासनम। योग का अनुशासन अब शुरू करते हैं, है ना। अब मतलब बहुत हो गया खेल कूद, बहुत हो गया संसार में गुल्ली डंडा का खेल खेलना, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना। संसार को देख लिए, जी लिए। अब एक अनुशासन की आवश्यकता है, अब भीतर की यात्रा की आवश्यकता है। समाधि की यात्रा में जाना है तो अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ना है। फिर इसके बाद क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। दूसरा सूत्र देते हैं, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये वृत्ति क्या है? चित्त क्या है? ये इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ जा रही है, उसका निरोध, उसको अवरुद्ध करना, उसे विपरीत भीतर की तरफ लेकर के आना, यह है योग। योगी की भाषा है ये, कि हमारी पूरी जीवन ऊर्जा जो बाहर की तरफ जा रही है अपनी वृत्ति के अनुसार, वृत्तियों में, संसार में संलग्न है। और हमारा द्वार क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। आंखों से हम अच्छा चीज देखने को ललायित है,
स्वाद के लिए, हम सुस्वादु भोजन के लिए ललायित हैं। हमारा संसार में मन लगा हुआ क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही, बाहर के विषयों में उलझी हुई है, उन्हीं के ताने बाने बुन रही है, और फिर संसार हमारा उलझ उलझ जा रहा है। और हम जान रहे हैं कि जो भी सुख है, आनंद है, वह हमारे भीतर है। जान रहे हैं नहीं, सारे संत कह रहे हैं भीतर है, कहां बाहर अटक रहे हो। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पुर है, कितना भी भरो पूरा नहीं होता। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कुएं से एक पात्र में पानी हम भर के लेके आ रहे हैं, और वो पात्र जो है नीचे खाली छेद बना हुआ है काफी सारे, तो पानी की खूब आवाज आती है, और जब पात्र हमारे हाथ में आता है तो पात्र खाली है। तो वासना इसी तरह का है। संसार में जो वासनाएं हैं, जिससे हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई और हम संसार का सुख समझ रहे हैं, जब उन वासना में उतरते हैं, वापस आते हैं, तब तक हम फिर खाली के खाली अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ मिला नहीं, हमारी ऊर्जा व्यय हुई। खूब गरिष्ठ भोजन कर लिए, देखो खा के कैसा लगता है, एकदम उदासी छा गई, अब लगता है कैसे सो जाए। खूब डीजे सुन लिए, बड़ा मजा है, खूब कूद फान लिए, घर आते आते कैसा लगा, कहाँ उतर जैसे थक गए, थोड़ा विश्राम कर ले, आराम कर ले। अब थकने गए थे कि और ऊर्जावान होने गए थे और एनर्जेटिक होने गए थे। खुशियां आपको थकाती है, तो ये गलत दिशा है। तो जब संत कहते हैं मरने की बात, तो वो बाहर के प्रति मर जाने की बात करते हैं, इन उत्तेजनाओं के प्रति मर जाने की बात करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही आनंद है। वह आनंद किसी उत्तेजना के कारण नहीं है, निरुत्तेजना, कोई उत्तेजना नहीं है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। हमारे सारे सुख उत्तेजना के कारण है, जिनकी हम आकांक्षा करते हैं, और सारे दुख उत्तेजना के कारण है, जिसकी हम आकांक्षा नहीं करते हैं। वह निगेटिव उत्तेजना एक मध्य बिंदु है, जहां कोई उत्तेजना नहीं है, ना सुख की ना दुख की। वह मध्य बिंदु आपका स्वभाव, उसे पकड़ना है, उस स्थिति में रहना है। गोरखनाथ जी से किसी युवक ने आकर के कहा कि मुझे सुसाइड करना है, तो गोरखनाथ ने कहा जाओ मर जाओ। वो भी चौंका कि और भी दूसरे मास्टर के पास गया था वो, लेकिन सबने मरने से मना किया। लेकिन गोरखनाथ बोलते हैं जाओ मर जाओ, हम भी देखेंगे कि तुम मरते हो कि नहीं मरते हो। शरीर छूट जाएगा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, तुम बचे रहोगे, तुम फिर नए शरीर में आओगे। सच में मरना चाहते हो तो मेरे पास रुको, मैं तुम्हें मरने का ऐसा कला बताऊंगा कि दोबारा नहीं जन्मोगे। वह मृत्यु की बात कर रहे हैं, बाहर के प्रति मर जाने की बात कर रहे हैं। बाहर की तरफ मरना मतलब भीतर के प्रति जी जाना है, आकार से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, ताकि निराकार में आपको जी जाना है, उधर विकसित हो जाना है। मरो हे जोगी मरो, ये जोगी मर जाओ, बाहर के प्रति मरो। तुम्हारी जो इच्छाएं, चेतनाएं, वासनाएं जो बाहर की तरफ जा रही, उसे सिकोड़ लो, भीतर की तरफ चलो। देखो भीतर अनंत विस्तार का एक साम्राज्य फैला हुआ है, स्वयं को उसमें विस्तीर्ण होने दो। अभी तुम्हारा ये पंच तत्व का शरीर इतना ही दिखता है, लेकिन जब भीतर झांकोगे तो विराट ब्रह्मांड इसके भीतर छिपा हुआ है। वह प्रकट तभी होगा जब तुम इस शरीर से मुक्त होगे, स्वयं को इससे समेट लोगे। तो हमारी 80% से भी ज्यादा एनर्जी आंखों के जरिए बाहर कनेक्ट होती है। इसलिए ध्यान जब भी करते हैं हम, तो आंखों को बंद कर लेते हैं। 80% संसार विदा हो गया, करीब 15% हमारा कान इन्वॉल्व है। कान में ईयर प्लग लगा लिए या बंद कर लिए, या भीतर की ध्वनि की तरफ फोकस हो गए, या बाहर शोर नहीं है,
हमारा मन उधर नहीं जा रहा है, तो आप करीब करीब 95% भीतर चले गए और बाकी 5% बाकी इंद्रियों का संवेदनाएं हमारे भीतर आ रही है। तो इंद्रियों से जो हम बाहर जा रहे हैं तो वह भीतर आ गया। अब एक सबसे बड़ा बाधा भीतर का मन है, जो अतीत के विचारों के साथ जा रहा है या भविष्य की परिकल्पनाओं के साथ जा रहा है, कल्पनाओं के साथ जा रहा है। जागरूक रहना है, उनको देखना है, क्योंकि इसी मन से हमको भीतर के आकाश में यात्रा करनी है। और ये मन भटका देता है। तो स्मृति से मन को हम लेकर के आते हैं अनुभूति में। जब हम अनुभूति में लेकर के आते हैं तो मन अतीत और भविष्य की यात्रा नहीं करता, वह वर्तमान में चले आता है। अन्यथा मन पर अगर हम चले गए तो फिर वो या तो अतीत में लेकर के चले जाएगा या फिर भविष्य में लेकर के चले जाएगा। अनुभूति में जब हम आएंगे, जो अनुभूति हो रही है, जो स्पर्श की अनुभूति हो रही है, श्वासों की जो अनुभूति हो रही है, आंखों के सामने जो दिखाई पड़ रहा है, कानों में जो सुनाई पड़ रहा है, इसके द्वार पर अगर हम टिक जाएं तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। और जब हम वर्तमान में आने लगते हैं तो मन से मुक्त हो जाते हैं और आंखों के सामने या सारे इंद्रियों का जो आयाम है, जिस जगह पर वो इकट्ठा होती है, वह चैतन्य से भरा, चेतना से भरा हुआ, बहुत वाइब्रेंट। शायद किसी क्षण वर्तमान में होते हुए उस चित्त के आकाश के प्रति आप जागरूक हो गए तो आपको अंतर आकाश का स्पष्ट प्रतीति होने लग जाएगा। और हो ही जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकते, बस वहां जागरूक होकर के होना, लेकिन होते होते हो जाएगा। और जब भी हो जाएगा तो वह बड़ा आनंददायी होगा। वहां से लौटना आनंदपूर्ण है। अगर आप आनंदित नहीं लौट रहे हैं, इसका मतलब आकाश की प्रतीति पकड़ में नहीं आई। ऐसा हो नहीं सकता कि आकाश की प्रतीति आपको पकड़ में आ गई और आप आनंदित नहीं हुए, आप पुलकित नहीं हुए, प्रमुदित नहीं हुए, आह्लादित नहीं हुए। यह उसका परिणाम है। तो हम प्रतिदिन उस द्वार पर जाते हैं, उस द्वार को खटखटाते हैं, इस आशा में कि किसी दिन वह खुल जाए। और यह कठिन नहीं है, बड़ा ही सहज है। ठीक है। तो मरो है जोगी मरो का तात्पर्य है बाहर के प्रति मर जाना, संसार के प्रति मर जाना और भीतर की तरफ जी जाना। ठीक है। चलो, अब किसी भी क्षण या वीडियो ऑफ हो जाएगा, फिर हम लोग रिकनेक्ट होकर के